नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए चंदन पांडे की एक कहानी समय के दो भाई लेकर आई हूँ। चंदन पांडे मशहूर कहानीकार, उपन्यासकार हैं और उनका इन दिनों आया एक उपन्यास वैधानिक कल्प बहुत ही चर्चित हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी समय के दो भाई। पता नहीं कौन से समय की बात है कि उसके दो भाई थे। पहले का पुकार नाम बड़े था और दूसरे का बहुत बड़े। दोनों अमीर ज़ादे, ख्याली, शराबी और आलसी थे, इसलिए चिंतक भी। ये दोनों भाई शराब की ही नींद उठते। सुबह का कुल्ला बियर से और निपटान आदि का काम सस्ती शराब से करते। स्नान करते हुए शराब की बाल्टी में 2 बूंद डेटॉल डालना कभी जो भूले हो। किसी स्त्री को चूमते, हालांकि ऐसे मौके जाहिलों की जिंदगी में कम ही आते हैं, तो उसके होठों या अन्य जगहों पर शराब की धार रखकर ही चूमते। पढ़ना लिखना इसलिए नहीं सीखा क्योंकि स्याही शराब नहीं थी। दोनों के बोलते ख्यालों से संघातियों, पड़ोसियों के कान घायल हो चुके थे। पीने की कामना संजोए लोग आते, पीते और इनकी खाम ख्याली से चोटिल होते। पहला घूंट अंदर जाते ही बहुत बड़े की आंखें मूंद जाती और बड़े कागज, कलम, इंच टेप, रंगीन पेंसिल लेकर बैठ जाता। इनके पैसे से पीने वाले चापलूस इनकी मटमैली करतूत देखते। इन दोनों लखेरों को विरसे में इतनी जमीन मिली हुई थी कि हर दिन पीने के बाद नए नए कारखाने और उद्योग धंधे लगाते। योजनाओं की लकीर खींचने में ये माहिर हो चुके थे। पिनक में बहुत बड़े कारोबार सुझाता और बड़े उसका नक्शा खींचकर दिखा देता। कारखाना लगाने के बाद मजदूरों के लिए घर बनाता। उन घरों को सस्ते ब्याज पर अपने ही मजदूरों को बेचता। बाद के दिनों में कारखाने से नजदीक ही बड़े बड़े फ्लैट भी बनाए। उनके आजू बाजू तरणताल बनाए, उसमें हंस, बत्तख और दुनिया की सभी रंगीन मछलियां रखाए। इससे जो मुनाफा हुआ उससे उन्होंने खूब सारी शराब खरीदी। वो शराब उन साथियों को पिलाई जो वहां बैठे उनका ख्यालनामा सुन रहे थे। शराब की लत तो धर्म जैसी बुरी होती है। धीरे धीरे शराब ने अपना रंग दिखाया। इनके लिए वो कम पड़नी शुरू हुई। पीने का आलम ये था कि अपना पैमाना भर लेने के बाद दूसरे पैमानों पर नजर रखते। जैसे ही कोई अनजान या दुखियारा अपनी ग्लास नीचे रखता, दोनों भाई उसे गटक जाते। दुखियारा अपना सा मुंह भी नहीं रख पाता। वो हर सुबह सोचते किसी तीसरे पिया को आमंत्रित नहीं करेंगे। तैयारी करते, आज से सारा काम खुद ही करना है। शाम होते न होते दोनों कुछ घूंट से गला खंगाल कर सोचते, सलाद कौन काटेगा, चखना कौन बनाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि किस्म किस्म के पैक कौन बनाएगा। इसलिए शराब कम पड़ जाने की कीमत पर भी लालची शराबियों को जमा कर लेते और फिर शराब और ख्याली पुलावों का दौर शुरू हो जाता। जब से उनकी शराब कम पड़नी शुरू हुई, उन्होंने हर बार शराब के कारखाने संजोए। नक्शा अलग होता और उससे बनने वाली शराब भी। बीच बीच में मजे लेने के लिए साथी पियक्कड़ भी 2-4 राय उड़ेल देते। दीवार शराब के रंग की होनी चाहिए। शराब की टंकियां एल्युमिनियम के नल से जुड़ी हो तो कितना अच्छा रहे, या ऐसी ही कोई सलाह। दोनों भाई साथियों की सलाह तब तक मन से सुनते जब तक शराब बची रहती। ऐसा ही कोई अनगढ़ दिन रहा होगा कि इनके शराबी साथियों के साथ एक नया आदमी चला आया। 9 उम्र ही था और इनकी कारस्तानियों से नावाकिफ भी। दौर शुरू हुआ। पहले या दूसरे पैक के बाद जहां दोनों भाइयों ने शराब का कारखाना लगाना शुरू किया, वो इस नए आदमी की बस्ती से सटे हुए मैदान पर था। उसे ये सारा जतन अजूबा अजूबा लगा। शराब के कारखाने की बात से उसे आश्चर्य कम, हंसी ज्यादा आई। चूंकि नया नया था, इसलिए दोनों भाइयों की बातों के चक्कर में उसे सारा कुछ सच में तब्दील होता लगा कि शराब के कारखाने से उसकी बस्ती ना उजड़े तो बाकी चीजें बर्दाश्त की जा सकती हैं। इन ख्यालों में खोने से पीने की उसकी गति कम हो गई। इधर दोनों भाइयों ने शराब का कारखाना लगा तो लिया, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते में बस्ती आ रही थी। गटागट पीते हुए
बहुत बड़े ने सुझाया, अगर बस्ती वालों को कारखाने की मजदूरी दे दे तो शायद वो जमीन छोड़ दे। ये सलाह सबको पसंद आई। सबने इशारे से हुंकारी भर दी। मुंह किसी ने नहीं खोला। वजह, पीने का क्रम रुक जाता, घूंट रोककर बोलना पड़ता और इतनी देर में मौजूद पियाक लोग सारी शराब खाली कर देते। नए साथी के साथ ये दिक्कत नहीं थी। उसने कुछ कहने के लिए ग्लास नीचे रखा। तब तक बहुत बड़े ने व्यंग बाण छेड़ दिया, क्यों साहब, जो पीने में इतना धीरे हो वो जीवन में कितना होगा। अपमानित नया साथी बोल पड़ा, जी मैं पीकर आया हूँ। इस जवाब से चकित हो सबने एक स्वर में पूछा, कहाँ भी आए, कहाँ बे? नए साथी ने अपना समय लिया। घूंट भरकर बड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, इनकी फैक्ट्री से। बहुत बड़े को इस जवाब पर यकीन नहीं हुआ। अपने को होश में लाने के लिए शराब से मुंह धोया और उसके ही छींटे मारे। पूछा, कब? नए आदमी ने जवाब दिया, शाम ही को तो। उस रात दोनों भाइयों की नींद कहीं बह गई, बेचैन, करवट करवट। आधी रात के वक्त बहुत बड़े ने कहा, अब? बड़े गुमसुम था। 2-4 पहर बाद जो कुछ बोला उसे सुनकर बहुत बड़े जान गया कि ये उसके ही सवाल का जवाब था। बड़े ने कहा, इधर हम प्यासे रहते आए और हमारे ही कारखाने से शराब चोरी होती रही। बहुत बड़े ने फिर पूछा, तब क्या? दोनों ने एक साथ जवाब सोचा, इस तरह तो ये बस्ती वाले एक दिन सारी शराब पी जाएंगे। दोनों आलसी भाइयों में जाने कहां से ऊर्जा भर गई। उन्होंने पुलिस वालों को किराए पर उठाया और बस्ती को आग के हवाले कर दिया। बस्ती वाले नींद के सताए हुए थे। आग की मार कहाँ झेल पाते। भगदड़ भगदड़, पल भर में 8 दिशाएं लोगों से भर गई और बाकी 2 दिशाएं उनके शोर से। अगलगी के मुहाने से बाहर निकलते ही उन पर पुलिस की लाठियां पड़ रही थी। बड़े और बहुत बड़े ने भी मोर्चा संभाल रखा था। लोगों को पीट पीट कर पूछ रहे थे, और पियो कि शराब? चोर सब, और शराब पियो सालो, पैर तो रखो, कारखाने में काट दिया जाएगा। चोर सब शराब पिए। किसी ने अपने अंतर्मन में इस घटना या इन 2 बदमाशों विचारों का समर्थन नहीं किया। सैकड़ों लोग जले। गरीबों के जीवन में बमुश्किल जुटे संसाधनों का भयानक नुकसान हुआ था। मीडिया के भले लाचार गुस्से में आकंठ डूबे हुए थे। वो तो दुनियादारी के तकाजे थे, वरना सभी अखबार और मीडिया वालों ने इनकी इस जली हुई करतूत के खिलाफ मोर्चा कस लिया होता। इसलिए इस खबर को लिखने के बाद शहर का सबसे नामी पत्रकार 2 मिनट अपने झूठ पर उदास हुआ। फिर ये सोचकर खुश हुआ कि जब वो इतना सफेद झूठ बोल सकता है, तब वो अपनी किस्मत पे साहित्य क्यों नहीं आजमाता। उसने खबर ये बनाई थी, दैवीय चमत्कार, काल्पनिक शराब फैक्ट्री में लगी आग, बस्ती स्वाहा। सुनने में आया कोतवाल साहब उन दोनों पर सख्त नाराज हैं और उन्हें बंद करना चाहते हैं, पर वो क्या करें। बेचारे वचन से बंधे हुए हैं। वो दोनों बच्चे कोतवाल को मामा कहकर पुकारते हैं। हकीकत ये है कि कोतवाली ने बहुत बड़े की निगाहों में छिपे चोर का जिक्र नहीं किया कि जब वो कोतवालिन को मामी कहता है तो उसके ऐंठे हुए शब्दों से और निगाहों से कैसी दुर्गंध उठती है। न्यायाधीश के गुस्से का भी पारवार नहीं था। वो खरा गुस्सा था। वो तो जैसे सचमुच उसी आग में जलकर आए थे। आज कहने वाले जो भी कहें, पर न्यायाधीश साहब जानते हैं कि उनके मन में जल चुके लोगों के लिए क्षोभ और दया का भाव था। वो उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, पर नहीं कर सके। जान पहचान का दुख उन्हें साल रहा था। काश वो सारे अमीर उमरा अपरिचित होते तो सजा सुनाई जा सकती थी। थैंक यू सो मच।